गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रश्न पत्र सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम से संबंधित पिछले वीडियोस की श्रृंखला में हम सभी अमेरिका में राष्ट्रीय व्यवस्थापिका कांग्रेस, इसके उच्च सदन सीनेट, निम्न सदन प्रतिनिधि सभा, कांग्रेस की शक्तियां और कार्य कौन कौन से हैं, कानून निर्माण एवं चुनाव संबंधी कार्य, कार्यपालिका संबंधी कार्य, प्रशासन का निर्देशन व नियंत्रण, जांच पड़ताल करना, नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश देना, दोनों सदनों के अनुशासन और कार्य विधि के संबंध में नियम बनाने का अधिकार, वित्तीय कार्य, न्यायिक कार्य और इसके साथ ही अमेरिकन कांग्रेस और ब्रिटिश संसद के बीच में क्या तुलना है का अध्ययन कर चुके हैं, उसके बारे में समझ चुके हैं। आज हमारे अध्ययन का विषय है कांग्रेस के संगठन व कार्यवाही का मूल्यांकन। जैसा कि आप सभी को मालूम है, अमेरिकी संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि अमेरिकी संघ की विधायी शक्ति एक कांग्रेस में निहित होगी। संविधान के द्वारा कांग्रेस को न केवल राष्ट्रीय जीवन के नियंत्रण के कारण कानून निर्माण और राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण की शक्ति प्रदान की गई है, वरन उसे राष्ट्रीय सेनाओं के संगठन और युद्ध की घोषणा का भी अधिकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा कांग्रेस के एक सदन सीनेट को राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों पर नियंत्रण का अधिकार प्रदान किया गया है। संविधान में ही यह भी व्यवस्था की गई है कि कांग्रेस राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाकर उसे पद से हटा सकती है। संविधान में की गई इन व्यवस्थाओं से नितांत स्पष्ट है कि अमेरिकी संविधान के निर्माता कांग्रेस को अमेरिकन शासन प्रणाली के सर्वाधिक शक्ति संपन्न व प्रभावशाली संस्था बनाना चाहते थे। वे उसे राष्ट्र हितों की रक्षा करने वाली सर्वोच्च संस्था का रूप देना चाहते थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस संविधान निर्माताओं के उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही। कांग्रेस के संगठन, कार्यों और कार्यप्रणाली की आलोचना न केवल अन्य राजनीतिज्ञों वरन स्वयं कांग्रेस सदस्यों द्वारा भी की गई है। यह भी कहा जाता है कि जहां राष्ट्रपति पद के सम्मान और प्रभाव में वृद्धि हुई है और सर्वोच्च न्यायालय अपनी स्थिति बनाए रखने में सफल रहा, वहीं कांग्रेस के प्रभाव और सम्मान में गिरावट आई है और वह अपने कर्तव्यों के पालन में भी असफल रही है। आग और रे के कथनानुसार दोनों सदन अकुशल, गैर जिम्मेदार, विलंबकारी, फिजूल खर्च करने वाले, क्षेत्रीय प्रेमी, निरुद्देशीय, अदूरदर्शी व साधारण जनता के वित्त को अनुचित ढंग से खर्च करने वाले बन गए। कांग्रेस के प्रभाव में कमी आने और उसकी आलोचना के प्रमुख कारण का अध्ययन हम इस प्रकार करते हैं। संगठित नेतृत्व का अभाव। वर्तमान समय में व्यवस्थापिका सभाओं का कानून निर्माण संबंधी कार्य बहुत अधिक बढ़ गया है और इसमें अत्यधिक जटिलता और पेचीदगी भी आ गई है। ऐसी स्थिति में बुद्धिमान व्यक्तियों के संगठित नेतृत्व में ही कार्य भली भांति संपन्न किया जा सकता है। कांग्रेस में विभिन्न स्वार्थों और राजनीतिक हितों का प्रतिनिधित्व होता है। वे सभी विरोधी उद्देश्यों को लेकर चलते हैं और इसके परिणाम स्वरूप विधान निर्माण में अनेक त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं। वर्तमान समय में कांग्रेस स्पीकर, नियम समिति और विभिन्न समितियों के अध्यक्षों के नेतृत्व में काम करती है, परंतु यह नेतृत्व संगठित नहीं होता। इसलिए कांग्रेस में उत्तरदायित्व का विभाजन हो जाता है। कांग्रेस द्वारा अपना कानून निर्माण संबंधी कार्य भली भांति न कर सकने के कारण उसके प्रभाव में गिरावट आई है। कांग्रेस राष्ट्रीय संस्था नहीं है। कांग्रेस की आलोचना का सर्वप्रमुख आधार यह भी है कि कांग्रेस राष्ट्रीय हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। राष्ट्रपति जहां संपूर्ण राष्ट्र का
प्रतिनिधि समझा जाता है और वह सभी वर्गों व हितों की रक्षा के लिए प्रयत्नशील भी रहता है। लेकिन कांग्रेस सदस्यों की कोई राष्ट्रीय विचारधारा नहीं होती। वे तो अपने आप को क्षेत्र विशेष का ही प्रतिनिधि मानते हैं और अपने निर्वाचकों को प्रसन्न रखना उनका सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है। लॉबिंग और कानून निर्माण पर अन्य दूषित प्रभाव। कांग्रेस में संगठित नेतृत्व का अभाव होने के कारण कांग्रेस के सदस्य कानून निर्माण के संबंध में सदैव ही लॉबिंग और अन्य दूषित प्रवृत्तियों से प्रभावित रहते हैं। निहित स्वार्थ, पत्र व्यवहार, तार, टेलीफोन के द्वारा बातचीत, समाचार पत्रों में लेख छपवाकर, सीधी बातचीत और निजी संबंध स्थापित करके तथा कभी कभी रिश्वत देकर भी कांग्रेस सदस्यों को प्रभावित करते हैं। लॉबिंग क्या है? विभिन्न निहित स्वार्थ कांग्रेस सदस्यों पर प्रभाव डालकर अपने हित में कानून निर्माण का जो प्रयत्न करते हैं वही लॉबिंग है। अमेरिका में कानून निर्माण पर लॉबिंग का प्रभाव इतना अधिक है कि लास्की ने लॉबिंग को कांग्रेस के पीछे एक और कांग्रेस की संज्ञा दी है। ऑग और रे, चार्ल्स बियर्ड तथा अन्य लेखकों ने भी लॉबिंग की कटु आलोचना की है। लॉबिंग के अतिरिक्त कांग्रेस की कार्यप्रणाली में पार्क बैरल और लॉग रोलिंग जैसी बुराइयां भी देखी जा सकती हैं। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को प्रति 2 वर्ष बाद चुनाव लड़ना होता है और इस हेतु अपने निर्वाचकों को प्रसन्न रखना भी जरूरी हो जाता है। अतः प्रतिनिधिगण इस बात का प्रयत्न करते हैं कि राष्ट्रीय धन की अधिकाधिक धनराशि उनकी निर्वाचन क्षेत्र में व्यय के लिए स्वीकार की जाए। ऐसा करते हुए उनके द्वारा राष्ट्रीय हित के स्थान पर क्षेत्रीय हित की दृष्टि से ही विचार किया जाता है और इसी व्यवस्था को पार्क बैरल व्यवस्थापन कहते हैं। प्रतिनिधियों के द्वारा राष्ट्रीय धन में से अपने क्षेत्र के लिए अधिकाधिक धनराशि दलीय नेताओं की सहमति और समान उद्देश्य वाले लोगों के समर्थन से प्राप्त की जा सकती है। अतः स्वार्थ सिद्धि वाले कानून के निर्माण और अपने क्षेत्र हेतु अधिकाधिक धनराशि प्राप्त करने के लिए प्रतिनिधि सभा में अस्थायी गठबंधन स्थापित हो जाते हैं और स्वार्थ सिद्धि के लिए किया गया यह पारस्परिक सहयोग ही लॉग रोलिंग है। पार्क बैरल और लॉग रोलिंग प्रतिनिधि सभा में बहुत अधिक देखी जाती हैं और ये इस दृष्टि से बुरी है कि इनमें राष्ट्रीय हितों की नितांत उपेक्षा की जाती है। प्रशासन और कांग्रेस में पृथक्करण की स्थिति। सुशासन का संचालन कांग्रेस और राष्ट्रपति के पारस्परिक सहयोग से ही संभव हो सकता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। संविधान निर्माताओं द्वारा राष्ट्रपति और कांग्रेस को अस्तित्व और कार्यों की दृष्टि से नितांत स्वतंत्र रखा गया। वे एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं, किंतु इन्हें एक दूसरे की शक्तियों में भागीदारी भी बना दिया गया और एक दूसरे पर नियंत्रण का अधिकार भी दे दिया गया। प्रशासन के संचालन की जिम्मेदारी तो राष्ट्रपति पर है, परंतु कांग्रेस को प्रशासकीय कार्यों के नियंत्रण का अधिकार है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस अपनी प्रशासकीय शक्तियों के प्रयोग में लापरवाही कर सकती है और राष्ट्रपति तथा कांग्रेस प्रशासन के दोषों का उत्तरदायित्व भी एक दूसरे पर डाल सकते हैं। कांग्रेस और राष्ट्रपति के पारस्परिक संबंधों की भी बड़ी आलोचना की जाती है। कभी तो कांग्रेस राष्ट्रपति के कड़े विरोध की प्रवृत्ति अपनाते हुए कानून निर्माण में राष्ट्रपति की इच्छा के नितांत विरुद्ध कार्य करती है, कभी वह राष्ट्रपति के हाथों का खिलौना बन जाती है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान की गई न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के कारण भी कांग्रेस की शक्ति तथा इसके प्रभाव में और भी कमी हुई है।
कांग्रेस की कानून निर्माण की शक्तियाँ सीमित हैं और कांग्रेस द्वारा जिन कानूनों का निर्माण किया जाता है उनके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय निर्णय करता है कि वे संविधान के अनुसार हैं या नहीं। इन सब के कारण कांग्रेस राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति में असफल रही। कांग्रेस राष्ट्र की विश्वास पात्र संस्था नहीं है और उसके विश्वास का केंद्र बिंदु तो सिर्फ राष्ट्रपति पद से है। कांग्रेस की स्थिति में सुधार हेतु निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं। एकमात्र मार्ग इसका कांग्रेस को राष्ट्रपति का सुदृढ़ नेतृत्व प्रदान करना ही हो सकता है। ऐसा होने पर ही कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाते हुए कुशलता के साथ कानून निर्माण का कार्य किया जा सकता है। कांग्रेस और राष्ट्रपति में संबंध स्थापित करने के लिए प्रमुख रूप से 3 सुझाव दिए जाते हैं। प्रथम सुझाव, राष्ट्रपति की कैबिनेट के सदस्यों को कांग्रेस की बैठकों में उपस्थित होने, कांग्रेस के सदनों में विधेयक प्रस्तावित करने, कांग्रेस को सूचना देने तथा अन्य कार्यवाहियों में भाग लेने का भी अधिकार प्राप्त होना चाहिए, परंतु उन्हें कांग्रेस में मत देने का अधिकार न दिया जाए। दूसरा सुझाव यह भी हो सकता है, कैबिनेट और कांग्रेस के दोनों के प्रमुख सदनों की एक संयुक्त समिति बनाई जा सकती है। इस संयुक्त समिति में विधायी क्षेत्र की महत्वपूर्ण समितियों के अध्यक्ष व प्रशासनिक एजेंसियों के सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। यह समिति राष्ट्रीय नीति निर्धारित करने व कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में सहयोग स्थापित करने का कार्य कर सकती है। तीसरा सुझाव यह हो सकता है, राष्ट्रपति कांग्रेस के प्रमुख सदस्यों की एक सलाहकार समिति का निर्माण करे और प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर कैबिनेट तथा इस सलाहकार समिति से परामर्श करे। अध्ययन विषय यहीं समाप्त करते हुए धन्यवाद बच्चों।